नमस्कार दोस्तों, टिप विद आरके में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वर्मा एक बार फिर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो एक ऐसे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो शायद मैं काफी दिन से इस वीडियो के बारे में सोच रहा था, इस वीडियो को मैं बनाना चाह रहा था। तो उसके ऊपर आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा था कि इवेल्युएशन ऑफ अ कंपनी, बहुत ध्यान से यहाँ पे समझने की जरूरत है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली लोग इसको काफी सारा पैसा देने के बाद सीखते हैं, ट्यूशन फीस देते हैं, लर्निंग करते हैं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, उसके बाद ये सीखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक समझाने का जो बैकग्राउंड हमने लिया है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, ये दोनों बहुत क्रिस्टल क्लियर मैं करना चाहता हूँ पहले कि दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं, किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सवाल ये माइंड में होता है कि किस कंपनी में पैसा लगाएं, उस कंपनी का इवेल्युएशन हम क्या करें, उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, उसको कैसे हम इवेल्युएट करें कि वो कंपनी फ्यूचर में जाके ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी। एक अनुमान उसमें कैसे लगाया जाए, एक एंटीसिपेट हम कैसे करें उन चीजों का, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, पहली चीज तो यहाँ पे आप ये समझिए कि किसी कंपनी को इवेल्युएट करना बहुत ही ज्यादा टेडियस जॉब होता है। ये बात डेफिनेटली सबको पता है कि भाई, कंपनी को इवेल्युएट करने के लिए अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह आपके सामने रख दी जाए तो बड़ा टेडियस है, बहुत ज्यादा थकाऊ होता है। कहने का मतलब वो देख के आप परेशान हो जाओगे कि इसमें मैं कैसे एनालिसिस करूं। और खासकर उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, जो साउंड नहीं होती फाइनेंशियल डेटा को रीड करने के लिए। तो उनके लिए तो ज्यादा ही समस्या वाली बात होती है। दोस्तों, यहाँ पे जो बात हम लोग कर रहे हैं कि कंपनी की इवेल्युएशन का, तो हालांकि इवेल्युएशन तो टफ जॉब है, लेकिन इवेल्युएट करने के लिए यहाँ पे, जैसा कि किसी कंपनी को अगर आप इवेल्युएट करते हैं तो सबसे पहला फंडामेंटल जो है उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का मतलब ये है, आपको प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट कंपनी की पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस शीट आपको कंपनी की पढ़नी आनी चाहिए। ये दो बातें होगी, पहला प्रॉफिट लॉस और दूसरा बैलेंस शीट। अब दोस्तों, इसके साथ क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट भी आपको पढ़नी आनी चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट किसी कंपनी की। अगली चीज ये बोर्ड की रिपोर्ट आपको पढ़नी आनी चाहिए कि बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट इंक्लूड किए गए हैं बोर्ड के द्वारा, ये सारी बातें आपको समझनी है। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, एक लेमैन इस चीज को डिसाइड नहीं कर पाता कि प्रॉफिट लॉस में क्या चीजें एनालिसिस की जाए, बैलेंस शीट में क्या चीजें एनालिसिस की जाए, तो और ऑडिट रिपोर्ट में क्या चीजें पढ़ी जाए। हालांकि ये सब बहुत ज्यादा टेक्निकल मैटर हो जाता है, बोर्ड की रिपोर्ट भी बहुत ज्यादा टेक्निकल मैटर हो जाता है। तो दोस्तों, कुछ हम यहाँ पे फाइनेंशियल डेटा को एनालिसिस करने के पॉइंट से डिस्कस करना चाहते हैं कि आप उन उन चीजों पे मेनली फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा बताया गया है कि किसी कंपनी को इवेल्युएट करने के लिए क्या है, यू नीड टू गो थ्रू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, बहुत ज्यादा पेजेस वहां पे स्टडी करने पड़ेंगे आपको टू परफॉर्म इट्स कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। तो कंपनी की बेसिकली क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस आपको करने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट का स्टडी करना बहुत जरूरी होता है, जिसमें प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ये सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। तो दोस्तों, अब किसी स्टॉक को रिसर्च करने के लिए क्या है, आपको सिंपली एंट्री लेनी पड़ेगी फाइनेंशियल रेशियो में, ठीक है। और दोस्तों, इसके साथ साथ इस रेशियो को स्टडी करने के बाद, जो रेशियो आप स्टडी करेंगे उसको स्टडी करने के बाद, कहने का मतलब आप जज कर सकते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, उस कंपनी में पैसा लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। तो एनालिसिस जब करेंगे आप, तो वहां पे क्या क्या चीजें एनालिसिस की जाएंगे, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस होगा कि कंपनी का जो ग्रोथ है, परसेंटेज है प्रॉफिट का, वो क्या जा रहा है, क्या कंसिस्टेंट ग्रोथ पोजीशन पे है या बहुत ज्यादा बबल हो रहा है उसमें, ये सारी चीजें आपको समझनी है। उसकी एफिशिएंसी क्या है, मैनेजमेंट का लाइनअप क्या है और गवर्नेंस किस तरीके से वहां पे हो रही है, ठीक है। वहाँ के एम्प्लॉयज जो हैं या मैनेजमेंट के स्टाफ जो है कितने एफिशिएंट हैं, कितने कॉम्पिटेंट हैं, एडुकेटेड कितने हैं, ये भी बहुत मैटर करता है वहाँ पे। और कंपनी का वैल्यूएशन, ये तीन बातें कहने का मतलब आप वहां पे जानने की कोशिश करोगे रेशियो एनालिसिस करके कि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की क्या है या फ्यूचर में क्या होगी, एफिशिएंसी क्या है, और वैल्यूएशन उस कंपनी की क्या है, मतलब करंट में वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें आप समझोगे। तो इसके बेसिस पर, इन तीनों के बेसिस पर ही आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी राइट कंपनी है जहां पे हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए उसके शेयर में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों क्या है, शेयर मार्केट एक बहुत रिस्क भरा, जोखिम भरा होता है, इसलिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और प्रॉपर नॉलेज के साथ ही इसमें एंट्री ली जाए, तभी ज्यादा सही होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर ये सारी चीजें आपका अप टू मार्क पाया जाता है, तो इसका मतलब वो कंपनी जो है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वहां पे बेटर है, आप वहां पे पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो आइए वन बाय वन करके हम रेशियो समझते हैं, कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो हैं जो हमें कंसीडर करनी चाहिए। यस, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं
कि जो फाइनेंशियल रेशियो है, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस फॉर स्टॉक इन्वेस्टर। अब उन लोगों के लिए ये पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं जो एज ए इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं, एज ए ट्रेडर जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वो लोग अंडरस्टैंड इसको बेहतर करें जो एज ए इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं मार्केट में, बहुत ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं मार्केट में, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों पहला जो एनालिसिस होगा, पहला एनालिसिस है अर्निंग पर शेयर का, कि जब भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाएं, पढ़ें, तो वहां पे पहला आप रेशियो एनालिसिस क्या करें कि कंपनी का ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है, ये पहला इंपॉर्टेंट रेशियो है दोस्तों, ईपीएस क्या है। तो ईपीएस आप जब कंसीडर करेंगे, पहली चीज उसका फॉर्मूला क्या है निकालने का, ईपीएस मैं पहले बता देता हूं। नेट इनकम माइनस डिविडेंड फ्रॉम प्रिफर्ड स्टॉक। प्रिफर्ड स्टॉक का मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर पे कंपनी जो डिविडेंड देती है उसको माइनस करने के बाद, नेट इनकम से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करने के बाद जो इनकम आएगी, डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर, जितने नंबर ऑफ शेयर होंगे, नंबर ऑफ शेयर जितने होंगे कंपनी में, उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर जितना हाई होगा उतना ज्यादा बेटर माना जाता है यहाँ पे। तो अर्निंग पर शेयर के बेसिस पर आप पहला डिसीजन लेंगे कि भाई यहाँ पे नेट प्रॉफिट दैट अ कंपनी हैज मेड इन अ गिवन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय द टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जितना कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, जब हम डिवाइड कर देते हैं इससे नेट प्रॉफिट को, तो ये आपका क्या निकल के आ जाता है, ईपीएस। ईपीएस निकल के आ जाता है, अर्निंग पर शेयर। और ईपीएस जितना हाई होगा उतना ही समझ लीजिए क्या है कि ग्रोइंग कंपनी है, उतना ज्यादा प्रॉफिट को वो जनरेट कर रही है मार्केट में। ठीक है, तो एक पहला रेशियो हो गया ये। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। और एक चीज आप ध्यान रखिए, ऑलवेज गुड टू इन्वेस्ट इन द कंपनी विथ हायर एंड ग्रोइंग ईपीएस। बहुत ध्यान से समझिएगा कि हायर या बहुत ज्यादा हाई ईपीएस हो या ग्रोइंग ईपीएस हो, कि भाई टाइम टू टाइम ये ग्रो होता हुआ जा रहा है, ठीक है, ग्रोइंग है। तो ऐसे कहने का मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है यूं जा रहा है, ग्राफ यूं जाके यूं यूं यूं, ऐसे बबल नहीं है, ग्राफ आपका ऊपर ही जा रहा है अर्निंग पर शेयर का। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं उसके फाइनेंशियल फैक्टर के बेसिस पर। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड रेशियो पे हम लोग बात करने वाले हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का क्या इंपॉर्टेंस है किसी फाइनेंशियल कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को एनालिसिस करते समय, हम क्या डिसीजन वहां पे लेंगे। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो मोस्ट वाइडली यूज फाइनेंशियल रेशियो है फॉर लॉन्ग टाइम। पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी कंपनी में अपने आप को लॉन्ग टाइम के लिए देखना चाहते हैं, लंबे समय के लिए आप स्टे करना चाहते हैं, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे विशेषकर फोकस आपका होना चाहिए कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई लेवल पर हो या ग्रोइंग लेवल पर होना बहुत जरूरी है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्राइस पर शेयर यहाँ पे बताया गया है, प्राइस पर शेयर। प्राइस पर शेयर का मतलब ये है कि मार्केट प्राइस पर शेयर की बात हो रही है, मार्केट प्राइस, जिस प्राइस पर वो करेंटली मार्केट में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर अभी अभी ऊपर आपने निकाला है ईपीएस, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्राइस पर शेयर, करंट प्राइस डिवाइड बाई ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पीई रेशियो कंपनी का आ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूं, इफ अ कंपनी ए हैज अ पी रेशियो 2, पी अगर प्राइस अर्निंग रेशियो कंपनी ए का 20 है, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 20 की बात की जा रही है, एंड कंपनी बी हैज अ प्राइस अर्निंग रेशियो 30 एंड बोथ आर द कंपनीज आर सिमिलर। सिमिलर का मतलब ये हुआ कि सेम इंडस्ट्री की है, लाइक आईटी इंडस्ट्री हो गई या टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो गई, सेम इंडस्ट्री की है। जैसे यहाँ पे हम बात कर लें आइडिया और वोडाफोन, आइडिया और वोडाफोन की बात कर लें, या आइडिया एयरटेल या वोडाफोन एयरटेल, ये सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस की कंपनियां हैं, ठीक है। देन कंपनी ए इज अंडर वैल्यूड कंपेयर टू कंपनी बी। तो दोस्तों कंपनी ए का जो पी रेशियो है वो आप देखिए यहाँ पे कितना है 20, और कंपनी बी का पी रेशियो कितना है यहाँ पे देखिए 30। तो इसका मतलब ये हुआ कंपनी ए जो है अंडर वैल्यूड है इन कंपेयर टू कंपनी बी, ठीक है। तो अंडर वैल्यूड कंपनी, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी में भी पैसा लगाना सही नहीं होती, अंडर वैल्यूड या एवरेज वैल्यूड में ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा मुनाफे का सौदा होता है दोस्तों। क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि आपकी हैसियत है 100 रुपए की, मार्केट में आपको 1000 रुपए दिखाया जा रहा है, तब भी तो कहने का मतलब ये गलत पिक्चर आपके सामने रखी जा रही है। तो इसमें पैसा लगाने का मतलब ये हुआ कि एक दिन ग्राउंड पे इसे आना है। तो इसलिए जो है बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी में भी पैसा लगाना सही नहीं होता है। ओके, अब आइए थर्ड इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग रेशियो पे डिस्कस करते हैं कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीसरा रेशियो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे, क्या हम समझेंगे उससे। तो तीसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है कि प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू
बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब यहाँ है कि यहाँ पे दो बातें आ रही है, एक तो प्राइस और दूसरी बात आ रही है दोस्तों यहाँ पे बुक वैल्यू। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो प्राइस का मतलब होता है कि करंट प्राइस, यहाँ पे माना इसको कहते हैं करंट प्राइस, कि जिस प्राइस में मार्केट में शेयर बिक रहे हैं, ट्रेड हो रहा है, ठीक है। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है रियल में उस कंपनी की वैल्यू क्या है, ये होती है रियल वैल्यू, ठीक है। या इसी को हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू आईवी के नाम से भी जानते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। इसको कैसे समझा जाए, तो पहले तो फॉर्मूले पे आते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का मतलब ये है कि प्राइस पर शेयर डिवाइड बाई बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। अब बहुत ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। लोअर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कुड मीन दैट द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। तो दोस्तों एक बात समझिए, मान लीजिए कंपनी का, एयरटेल की बात कर लेते हैं। आज मान लीजिए एयरटेल कंपनी का जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा है एक शेयर का 600 रुपीज, ठीक है। लेकिन इसकी जो रियल वैल्यू है या इंट्रेंसिक वैल्यू, इसको जिसको हम कहते हैं बुक वैल्यू, मान लीजिए बुक वैल्यू उसका है यूं कह लो 50 रुपीज, ठीक है। तो ये फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, कोई रियल पिक्चर यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब मुझे बताओ जरा, पीवी रेशियो क्या होगा। पीवी रेशियो यहाँ पे कितना होगा, मार्केट प्राइस डिवाइड बाई बुक वैल्यू, ठीक है। तो कितना निकला बताइए, यहाँ पे 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो मार्केट में अपने बुक वैल्यू से 6 टाइम ओवर पर ट्रेड कर रहा है। बात समझ गए कि नहीं, 6 टाइम ओवर पे ट्रेड कर रहा है मार्केट में। अगर आप केयरफुली इसको समझने की कोशिश करोगे दोस्तों, तभी समझ में आएगी बात। बहुत ज्यादा वीडियो को भगाने की कोशिश करोगे या यूं ही चलते चलते देखने की कोशिश करोगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगी। आपको इस पे ध्यान से फोकस करना होगा थोड़ा सा। तो अब देखिए जरा कि जहां पे रियल वैल्यू कंपनी की 50 रुपए है, उसका मार्केट में उसका वैल्यूएशन 600 रुपए पे चल रहा है। अब मुझे बताइए क्या ये सही है। बहुत ज्यादा ओवर प्राइस पे अगर कोई शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें या तो मार्केट मैनिपुलेटर उसमें जो है स्पेकुलेशन कर रहे हैं, या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो उसमें कुछ गेम खेल रहे हैं। दोस्तों वहां पे आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये बात समझनी है कि लोअर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कुड मीन दैट द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि मार्केट में शेयर 600 पे है और बुक वैल्यू 50 है, तो इसका मतलब यहाँ पे ओवर वैल्यूड है। समझ गए, ओवर वैल्यूड है। और कितने टाइम, 6 टाइम ओवर वैल्यूएशन उस शेयर का हुआ है, कंपनी का वैल्यूएशन 6 टाइम ज्यादा हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे कंपनी का शेयर 25 का चल रहा है और उसकी बुक वैल्यू 50 है, तो आप बताइए जरा 0.5 यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, बोलिए जरा। यहाँ पे अंडर वैल्यूड इसको माना जाएगा, अंडर वैल्यूड। तो दोस्तों अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल सही है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, उसकी एक्टिविटीज हैं, उसके बिजनेस हैं, उसके गवर्नेंस है, उसके मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर सही पाई जाती हैं तो अंडर वैल्यूड कंपनी में भी पैसा लगाना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। अंडर वैल्यूड कंपनी में भी पैसा लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन में, ये तो आपके सामने एक पिक्चर दिखाया जा रहा है कि भाई सब हरा हरा है, आप आ जाइए और फंस जाइए, ये वाली बात यहाँ पे होती है। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं फोर्थ नंबर ऑफ एनालिसिस के ऊपर कि चौथा एनालिसिस हमें क्या करना चाहिए। तो फोर्थ एनालिसिस यहाँ पे है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी, तो यहाँ पे दोस्तों दो बातें, एक तो डेट, ठीक है। डेट का मतलब यहाँ पे कर्ज से होता है, या आप कह ले लोन से होता है, बोरोइंग से होता है, ठीक है। ये बातें आ गई यहाँ पे डेट। और दूसरी बात यहाँ पे है दोस्तों, क्या बताइए जरा, इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स फंड, या नॉर्मली हम कहें जो एक लेमैन की भाषा में, तो जिसे कहते हैं कैपिटल, और सरल भाषा में हम बोले तो जिसे कहते हैं पूंजी, ठीक है, पूंजी। तो यहाँ पे दो बातें हैं, डेट और इक्विटी। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि मान लीजिए कंपनी के पास बहुत ज्यादा कर्जा है, लेकिन उसकी कैपेसिटी अलाउ नहीं कर रही है उस कर्जे को पेमेंट करने के लिए, बैंक से बोरोइंग कर रखा है उन्होंने, बहुत ह्यूज बोरोइंग कर रखा है। तो मुझे बताइए क्या उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ठीक हो सकता है। मेरे विचार से अगर मैं रेशियो पे ना जाके नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में, तो जाहिर सी बात है आप यही कहेंगे कि भाई इस कंपनी में सही नहीं है, ये तो कर्ज से डूबी हुई कंपनी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कंपनी के पास जो है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं यहाँ पे डेट, अगर कंपनी के पास 100 रुपीज का है और शेयर होल्डर की जो फंड है, शेयर होल्डर इक्विटी, मतलब टोटल शेयर होल्डर इक्विटी जो है, मान लीजिए यहाँ पे इक्विटी अगर मैं बात करूं यहाँ पे 500 है, तो मुझे बताइए जरा क्या कंपनी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने डेट को पेमेंट कर दे। यस बिल्कुल है, क्योंकि कंपनी के पास जो कैपिटल है, पूंजी है, लिक्विडिटी है, वो 500 की है और उनका डेट 100 का है। तो इसका मतलब यहाँ पे कंपनी का डेट जो है उसको आराम से रिलीज किया जा सकता है एनी टाइम। अब यही पे सेकंड एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए डेट आपके पास 100 है और आपके पास कैपिटल या इक्विटी जो है, पूंजी जिसे हम कैपिटल कहते हैं, वो 50 है।
तो अब बताइए क्या पोजीशन ठीक है? नहीं जी नहीं, आपकी स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पे फोर्थ रेशियो आपको देखना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो कैसा चल रहा है, 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, ये वाली बात आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं कहूं तो डेट इक्विटी का मतलब ये हो गया कि अगर 100 का डेट है, इक्विटी 500 का है, तो दोस्तों यहाँ पे 0.2 कहने का मतलब आपके पास 0.2 पैसे का लोन चुकाने के लिए आपके पास 1 रुपीज अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई 100 डिवाइड बाई 50 की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपके पास 1 रुपए का लोन चुकाने के लिए 0.5 पैसे है, ठीक है, 50 पैसे है। तो ये फिगर सही नहीं है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपके लिए वायबल नहीं होगा, फिजिबल नहीं होगा, ठीक है। आइए अब मेरे विचार से फिफ्थ रेशियो पे बात कर सकते हैं हम लोग। फिफ्थ रेशियो हम कैसे देखेंगे? कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम रीड करेंगे तो वहां पे और भी क्या चीजें हम कंसीडर करेंगे अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अप्रोच कर रहे हैं। तो फिफ्थ वाला पॉइंट है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। दोस्तों ROE जिसे कहते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या हुआ कि द कंपनी ऑफ नेट इनकम रिटर्न एज अ परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। कहने का मतलब यह है कि शेयर होल्डर की जो कैपिटल, शेयर होल्डर ने जो कैपिटल लगा रखा है, इस कैपिटल से कितनी इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कैपिटल यहाँ पे इन्होंने 100 रुपए लगा रखा है, जरूरी नहीं कि 100 रुपए का इनकम ही जनरेट हो, लेकिन एक इक्विवेलेंट रेशियो में, हायर रेशियो में इनकम जनरेट होना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे 100 रुपए लगा के 40 रुपए की इनकम जनरेट हुई, तो बताइए जरा 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 मतलब इनकम डिवाइड बाई कैपिटल इंटू 100 बराबर कितना हो गया? 40%। तो यहाँ पे 40% रिटर्न ऑन इक्विटी है कि शेयर होल्डर्स ने जो अपना कैपिटल लगा रखा है उसमें 40% का कंपनी रिटर्न जनरेट करके दे रही है। तो यहाँ पे आरओई मेजर्स कॉर्पोरेशन प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट को मेजर करती है ये बाय रिवीलिंग हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी जनरेट विद द मनी शेयर होल्डर्स हैव इन्वेस्टेड। यानी मतलब शेयर होल्डर ने दोस्तों जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी में, उस पैसे से कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट करके देती है। तो जितना हायर यहाँ पे रेशियो निकल के आता है उतना ही ज्यादा बेहतर होता है कि कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिक्स्थ रेशियो की। क्या बात करेंगे? प्राइस टू सेल्स रेशियो। हालांकि ये लोग बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करते, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। प्राइस टू सेल्स रेशियो, प्राइस टू का मतलब ये हो गया शेयर का प्राइस, शेयर प्राइस डिवाइड बाई सेल्स पर शेयर, ठीक है। बहुत ध्यान समझना, एक कंपनी की एक शेयर पर कितने का सेल हो रहा है, ठीक है, एक शेयर के बदले कितने का सेल हो रहा है, और कंपनी का जो मार्केट में शेयर इस समय कितने पे ट्रेड कर रहा है, तो उसको डिवाइड करके जो रेशियो निकल के आता है उसे प्राइस टू सेल्स रेशियो कहेंगे। अब देखिए जैसे मैं बात करूं कि उस किसी कंपनी का पर्टिकुलर जो मार्केट प्राइस पर शेयर जो चल रहा है वो 100 रुपीज है, ठीक है, और कंपनी जो है पर शेयर पे जो सेल कर रही है, एनुअल सेल पर शेयर पे जो है वो मान लीजिए सेल्स जो है पर शेयर पे एनुअल वो है 40 रुपीज, ठीक है। तो ऐसे केस में अब जरा इस पे रेशियो अगर हम निकालें, प्राइस टू सेल्स रेशियो अगर हम निकालें तो दोस्तों 100 डिवाइड बाई 40, तो यहाँ पे कितना बना? 2.5 टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का पर शेयर पे सेल जितना है उसके सेल के 2.5 टाइम पर उसका शेयर ट्रेड कर रहा है मार्केट में, ठीक है। तो इतने गुने पे, इतने टाइम्स ज्यादा पे वो मार्केट में ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसी के अकॉर्डिंग इस शेयर को भी आप कहने का मतलब इस रेशियो को भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये रेशियो जितना कम होगा, ये रेशियो जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है, ये लोअर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेवंथ रेशियो पे, सातवां जो आप कैलकुलेट करेंगे रेशियो फंडामेंटल एनालिसिस करते समय कंपनी का। तो वहां पे यहाँ पे सेवंथ पॉइंट है करंट रेशियो की बात होगी। करंट रेशियो का दोस्तों मतलब ये है कि करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। फंडामेंटली हम इसको देखते हैं। तो दिस रेशियो इज यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग अ कंपनीज लिक्विडिटी। तो फॉर्मूला बना यहाँ पे करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि भाई कंपनी कितनी कैपेबल है कि इमीडिएटली कितना कैश जनरेट करके दे सकती है, ठीक है, इमीडिएटली कितना कैश जनरेट करके दे सकती है, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कितना स्पीड से चल रहा है कंपनी में, इस चीज को। तो दोस्तों एक चीज मैं बता दूं कि अगर कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी नहीं है, कंपनी में इनफ्लो नहीं हो रहा है कैश का, तो वो कंपनी बेहतर नहीं होगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो कंपनी का पहली चीज तो करंट रेशियो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब दोस्तों मान लीजिए क्या है, कंपनियां अपने आप को लिक्विडिटी में लाने के लिए क्या करती हैं, मान लीजिए कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, 10 रुपए पर शेयर है फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपए का है। अब यहाँ पे बात ये है कि वो मार्केट में 3,000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, मार्केट में वो जो
ट्रेड कर रहा है शेयर 3,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों एक बात बताओ, 3,000 रुपए का अगर एक शेयर मार्केट में मिल रहा है तो क्या सारे लोगों के लिए ये पॉसिबल है कि वो 3,000 पर शेयर खरीद सके, इन्वेस्ट कर सके? नहीं संभव है। तो कंपनी यहाँ पे क्या करती है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि अब कंपनी के शेयर बहुत हाई प्राइस पे चले जाते हैं दोस्तों, तो कंपनी इलिक्विडिटी फेस करने लगती है। वहां पे सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रॉम्प्ट नहीं होते हैं, क्योंकि शेयर के प्राइस उनके बहुत ज्यादा है, लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते वहां पे। तो कंपनी यहाँ पे क्या करती है, अपने शेयर को दोस्तों स्प्लिट करती है। ठीक है, स्प्लिट करती है, यानी कि फेस वैल्यू को, जो ये फेस वैल्यू है इसको रिड्यूस करती है। तो फेस वैल्यू जब रिड्यूस कर दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली जो मार्केट प्राइस है वो भी रिड्यूस हो जाती है, और सबके अप्रोच में वो शेयर आ जाता है और कंपनी की लिक्विडिटी मेंटेन हो जाती है। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि करंट रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ करंट रेशियो यू विल हैव टू डिसाइड वेदर द कंपनी इज लिक्विड कंपनी और इलिक्विड कंपनी। ठीक है, तो ये दो बातें यहाँ पे निकल के आती है। नेक्स्ट, अगर रेशियो एनालिसिस पे बात करें तो डिविडेंड यील्ड पे बात हो रही है। डिविडेंड यील्ड का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है, जो कंपनी का प्राइस पर शेयर मार्केट में, जिस प्राइस पर मार्केट में वो शेयर ट्रेड कर रहा है उस पे डिविडेंड कंपनी कितना परसेंट पे कर रही है। तो कंपनीज एनुअल कैश डिविडेंड, एनुअल कैश डिविडेंड की यहाँ पे बात चल रही है, जो कंपनी डिविडेंड दे रही है बाय द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक एंड इज एक्सप्रेस्ड इन द एनुअल परसेंटेज। मान लीजिए कंपनी डिविडेंड एनुअली 10 रुपीज पर शेयर पे दे रही है एंड मार्केट प्राइस पर शेयर आपका जो है वो 100 रुपीज का है, मार्केट में 100 रुपीज पर शेयर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे डी वाई कैसे निकालेंगे, डिविडेंड यील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। डिविडेंड यील्ड का मतलब डिविडेंड पर शेयर, दैट मींस 10 डिवाइड बाई एमपीएस। एमपीएस मींस मार्केट प्राइस पर शेयर जिस वैल्यू पर वो ट्रेड कर रहा है करेंटली मार्केट में, डिवाइड बाई 100 इंटू 100 इन टर्म ऑफ परसेंटेज, दैट मींस 10% का डिविडेंड यील्ड है उस कंपनी का। अब यहीं पे कंपनी अगर 20 रुपए दे रही है तो 20% का डिविडेंड यील्ड आ जाएगा। तो दोस्तों अब आप यहाँ कंपेयर कर सकते हो, जितना हाई डिविडेंड पे आउट होगा, डिविडेंड यील्ड जितना हाई होगा उतना ही मजेदार वो कंपनी है और वहां पे पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। आई थिंक ये इतने रेशियो, 8 रेशियोज पर हमने बात किए हैं किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। मेरे विचार से बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब जरा इसका कंक्लूजन करते हैं, रैप अप करते हैं क्विक समरी के साथ। तो पहली चीज तो ये है दोस्तों कि जब आप किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करें, फाइनेंशियल रेशियो को एनालिसिस करें, तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ही आप कहने मतलब इन एनालिसिस को करें, तभी आप जाएं, उसके पहले उसमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले हमने बात किया था अर्निंग पर शेयर पे, तो दोस्तों ये हमेशा इंक्रीजिंग पोजीशन पे होना चाहिए, एवरेज 5 ईयर का हमेशा इंक्रीजिंग पोजीशन पे चलते रहना चाहिए, इंक्रीज होते रहना चाहिए, डिक्रीज पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। ठीक, तो पहला फंडामेंटल एनालिसिस ये हो गया कि ईपीएस हमेशा इंक्रीजिंग पोजीशन पे चलना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट पे अगर हम बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो लगभग लो होना चाहिए इंडस्ट्री रेट पर, या इंडस्ट्री के इक्विवेलेंट होना चाहिए। लाइक अगर इंडस्ट्री आईटी की हम बात करें या टेलीकम्युनिकेशन की, एफएमसीजी की, चाहे जिस कंपनी इंडस्ट्री की हम बात करें, तो उस इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है, जो स्टैंडर्ड पी रेशियो है, उससे लो होना चाहिए या इक्विवेलेंट वहां पे फॉल करना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहे थे हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का मतलब यहाँ पे ये हो गया, आपके शेयर की प्राइस जो बुक वैल्यू है वो कम है लेकिन मार्केट में बहुत हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, तो उसको हमेशा लो कंसीडर करिए। मतलब बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे वो शेयर ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो वो भी आपको कंसीडर करते हुए चलना चाहिए कि कम से कम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम अगर ट्रेड कर रहा है वो अपनी बुक वैल्यू से, तब तो ठीक है, लेकिन 20-20 गुना ज्यादा अगर वो ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से, तो फिर थोड़ा सा वहां पे रिस्क वाला गेम होता है। दोस्तों अगली बात थी यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो, जहां पे कंपनी ने बोरोइंग किया हुआ लोन ले रखा है और कंपनी के शेयर होल्डर्स जो है उनके कैपिटल से कंपेयर होता है, तो ये हमेशा 1 से कम होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। तो दोस्तों लेस देन 1 यहाँ पे इसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ओके। अगली चीज ये है रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो शुड बी ग्रेटर देन 15%, तो कम से कम 15% का सीएजीआर वहां पे चलना चाहिए दोस्तों। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो 15% कम से कम वहां पे रिटर्न टू इक्विटी होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक, अगली बात हमने किया था प्राइस टू सेल्स रेशियो, तो ये हमेशा स्मॉलर रेशियो में होना चाहिए, पहले ही मैंने बताया था, लेस देन 1 इज प्रिफर्ड। ठीक है, एक से ज्यादा होने पे फिर आपको फर्दर कुछ कंटेंट पे आपको एनालिसिस करना होगा, उसके बाद ही आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। अगली बात करें करंट रेशियो पे, तो शुड बी ग्रेटर देन 1, करंट रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगली जो पॉइंट है लास्ट हमने बात किया था डिविडेंड यील्ड कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब लगातार सेम परसेंटेज पे आपका डिविडेंड यील्ड बन रहा है या इंक्रीजिंग यील्ड परसेंटेज होना चाहिए, उसी को यहाँ पे प्रेफर किया जाना चाहिए। ओके, तो दोस्तों ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस पे हम लोगों ने बात किया, किसी की कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की कंपनी का
फ्यूचर क्या है, ठीक है? तो उस पे हम लोगों ने बात किया। तो कुछ रेशियो पे दोस्तों जो हमने बात किया, इसको थोड़ा-सा आप कंसीडर करिए और समझने की कोशिश करिए। उसके बाद ही आप जाइए, क्योंकि विदाउट नॉलेज जो है, कहीं पे अपने पैसे को लगाने का मतलब है कि आप अपने पैसों के साथ खेल रहे हैं, ना कि आप अपने पैसे को इंक्रीज कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो टिप विथ आरके को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।